शहर से बसा एक दूर गांव जिसका नाम काशीपुर था। उस गांव में जमींदार की एक ऊंची सी हवेली थी। उस हवेली में नौकर चाकर भी लगे हुए थे और इस हवेली में एक नौकर था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत ही सीधा साधा दुबला पतला नौकर था जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था और उसे इससे मतलब नहीं था कि वह काम क्या कर रहा है या कितना कर रहा है, और इसी तरह वह उस घर में नौकरी करता था। रघु की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसे झोपड़ी में रघु खुद और अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रघु उस हवेली में अभी नया नया आया था तो उसे सब लोग अच्छी तरह से नहीं जानते थे। तभी एक दिन उसे घर की मालकिन मधु देवी रघु से कुछ बातचीत करके उसका पता पूछती है। ये नौकर तू कितना दुबला पतला है। अरे कुछ खा पी लिया कर जिससे तेरे शरीर में कुछ सुधार आ जाए। और तू तो अभी नया नया है ना, तो पहले तू अपना नाम बता कि तेरा नाम क्या है। हाँ मालकिन, मैं अभी नया नया आया हूँ और मैं बचपन से ही दुबला पतला हूँ। और मालकिन मेरा नाम रघु है मालकिन। और तू यह बात कि तू इस घर में काम कर रहा है, तो तुझसे इस घर में काम करने के लिए किसने कहा था? दीनानाथ सेठ जी ने कहा था कि हवेली में नौकर चाहिए, तो मैं आ गया। लेकिन मालकिन मैं बहुत ही मेहनती और ईमानदार हूँ। मुझे लापरवाही करनी नहीं आती। मुझे तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से मतलब रहता है और किसी बात से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ काम करना है तो मेहनत करनी होगी, कोई गलती नहीं चलेगी। तुम्हें देखकर तो खैर ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेहनती हो। जी मालकिन, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मालकिन कभी भी आपको मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, मुझे तो सिर्फ अपना काम चाहिए। अगर कोई भी इस घर का सदस्य तुम्हें कोई भी काम देता है तो तुम उसे काम को करने के लिए ना नहीं बोलोगे। ठीक है, अब जाओ अपने काम पर लग जाओ। रघु को आए हुए अभी कुछ देर ही हुआ था, तभी वहाँ उसकी पत्नी गौरी आ जाती है और रघु से कहती है, तो यहाँ आ गए तुम और हमें अकेले छोड़ दिया घर में। और तुम्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है ना। तुम्हें इससे मतलब नहीं कि मैं खाना खाया है या नहीं खाया। बस सुबह होते ही मुंह उठा यही चले आते हो। अरे गौरी, ऐसी बात नहीं है। जब मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ तो काम ही करूंगा ना, और सुबह सुबह ही आना पड़ता है। मेरी भी मजबूरी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या सोचते थे मैं अकेली रह जाऊंगी? तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, और अब मैं भी इसी घर में नौकरी करूंगी, वह भी तुम्हारे साथ। लेकिन यहाँ नौकर की नौकरी है, औरतों को काम नहीं मिलता। तू कैसे रहेगी? और अगर तू यहाँ ऐसे चिल्लाएंगी तो मेरी भी नौकरी छूट जाएगी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी चतुर बीवी कुछ ना कुछ कर लेगी, और कुछ भी करके मैं इसी घर में नौकरी करूंगी। रघु गौरी की बातों को समझ नहीं पाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। गौरी रसोई वाले कमरे में जाती है जहाँ मालकिन खड़ी होती है। गौरी को देखकर मालकिन उससे कहती है, अरे तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? और तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दे दी? कि मालकिन, लेकिन मुझे इजाजत किसी ने नहीं दी है। मैं यहाँ खुद आई हूँ और मैं खाना बनाने आई हूँ, और मैं सबसे बेहतर खाना बना सकती हूँ। अच्छा, तो तू पहले मुझे खाना बनाकर दिखा। मैं तेरे खाने को खाऊंगी और फिर देखूंगी कि तू कितना अच्छा और कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। मालकिन के इतना कहने पर गौरी तुरंत खाना बनाने में लग जाती है और मालकिन भी वहीं पर बैठ जाती है। मालकिन,
अगर आपको मेरा खाना पसंद आ जाए तो मुझे यहीं काम पर रख लीजिए। तुझे बड़ा विश्वास है अपने हाथों पर। अच्छा, बना दो कुछ बढ़िया, लेकिन अगर खाने में कोई कमी हुई तो नौकर खाने से धक्के मारकर निकाल दूंगी। गौरी मुस्कुराती है और बिना समय गंवाए काम में लग जाती है। उसको अपने हाथों पर और अपने बनाए हुए खाने पर पूरा विश्वास था कि वह मालकिन को जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वह अपने काम में लगी रहती है। कुछ ही देर में गौरी एक शानदार थाली तैयार कर देती है। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, देसी घी में बनी सब्जी और सोंधी दाल। वह थाली मधु देवी के सामने रखती है। मालकिन, मेरे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाकर देखो और फिर बताओ कि यह आपको कैसा लगा। मालकिन, अगर सच में आपको खाना खराब लगे तो आप मुझे अपने घर में काम करने की इजाजत मत देना, लेकिन अगर आपको खाना अच्छा लगे तो कृपया करके आप मुझे अपने घर में काम करने की इजाजत जरूर देना। हाँ ठीक है गौरी, अगर तुम्हारा खाना मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें अपने घर में खाने को बनाने की इजाजत जरूर दूंगी। मधु देवी धीरे धीरे पहला कौर मुंह में डालती है। जैसे ही स्वाद महसूस होता है, उनकी आंखें हल्की बड़ी हो जाती है। वे दूसरा और फिर तीसरा कौर खाने लगती है। मधु देवी को खाना बहुत अच्छा लगता है तो वह उस खाने को साफ कर देती है और फिर गौरी से उसकी तारीफ करते हुए उससे कहती है, अरे वाह गौरी, तुम्हारा खाना तो बहुत बढ़िया है, खाकर तो मजा ही आ गया। और अगर तुम इस घर में काम करना चाहती हो तो तुम नौकरानी बनकर रहोगी, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। क्या तुम खूब मेहनत कर सकती हो? हाँ मालकिन, मैं खूब मेहनत करूंगी और अब मैं नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज से तुम इस हवेली की रसोइया हो, लेकिन याद रखना, गलती की तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो पिछले नौकरों की हुई थी। और अगर तुम चाहती हो कि इस घर में तुम हर समय नौकरानी बनकर रहो तो तुम्हें ध्यान पूर्वक और मेहनत से काम करना होगा। जी मालकिन, मैं ध्यान पूर्वक और मेहनत से काम करूंगी और कभी भी गलती नहीं करूंगी, और आपको मेरी गलती का कोई संदेश नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए मालकिन। गौरी तुरंत रघु के पास आती है और खुशी से झूम उठती है और रघु से कहती है, अरे जी, मैं इतना अच्छा खाना बनाया कि मालकिन को खाना बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे खाना बनाने का काम दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, इसी घर में रहूंगी। चलो अच्छा है, तुम्हें भी यहाँ काम मिल गया, अब तुम भी मेरे साथ रहोगी। गौरी की हिम्मत देखकर उसे गर्व भी होता है, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। रात को रघु और गौरी अपने दिए हुए कमरे में बैठे हैं। रघु चिंतित दिखता है। गौरी, ये हवेली सीधी सादी नहीं है, यहाँ बड़े बड़े राज छुपे हैं और यहाँ बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। तुम बेवजह चिंता करते हो, हम मेहनत से काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे बस, अब तुम चिंता करना छोड़ दो। तुमने सुना नहीं, मालकिन ने कहा कि जो गलती करता है उसकी बुरी हालत होती है। यहाँ के नौकर बता रहे थे कि यहाँ पहले काम करने वाले कई नौकरों को बहुत ज्यादा कड़ी सजा मिल चुकी है। मुझे अपनी चतुराई पर भरोसा है। देखना, एक दिन हम इस हवेली में अपनी अलग पहचान बना लेंगे। अरे बस यही तो शुरुआत है। अब तुम देखना कि मैं क्या कर। मैं अपनी शुरुआत ही धमाकेदार की है। रघु कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। हवेली के अंधेरे कोनों में कोई रहस्य छुपा है, जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं। अगले दिन सुबह होते ही मालकिन गुस्से में रसोई घर में खड़ी हुई थी। वहीं पर एक दूसरी नौकरानी खड़ी हुई थी जो पहले रसोइया का काम करती थी, लेकिन कल से यहाँ सब काम गौरी को सौंपा गया था। जमीन पर मिठाई रखी हुई थी और गुस्से में मालकिन कहती है, ये क्या हुआ? मेरी पसंदीदा मिठाई में जहर जैसी कड़वाहट कैसे आ गई? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी पसंदीदा चीज को खराब करने की कोशिश की है? मालकिन, हमने तो वही बनाया जो रोज बनता है
और जो आप कह रही हैं वह मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं किया आपकी मिठाई में ऐसी कड़वाहट, और क्यों कड़वाहट आई है। उसे औरत की बात सुनकर गौरी मालकिन से कहती है, इसमें इलायची की जगह कड़वा बीज मिला दिया गया है। ये गलती से नहीं हुआ, कोई इसे जानबूझकर करना चाहता था। मालकिन, आपको सफल पर और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है। मधु देवी चौकन्नी हो जाती है। उनकी आंखों में क्रोध चमकता है और वह कहती है, क्या मतलब? कोई मुझे जहर देकर मारना चाहता है? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि कोई मुझे जान से मार देना चाहता है और इसके पीछे उसकी कोई वजह होगी? मालकिन, इस मिठाई को देखकर बस ऐसा ही लग रहा है कि कोई आपको जहर देकर मारना चाहता है, और चाहे यह बात सही हो या गलत, बस आपको सतर्क और चौकन्ना रहना ही पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़े, और नुकसान में आपकी जान जा सकती है। मालकिन को गौरी की बात सही लगती है तो वह उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। शाम को दोनों पति पत्नी एक कमरे में बैठे होते हैं। तभी गौरी कुछ सोचती है। उसको ऐसे सोचता देखकर रघु कहता है, गौरी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो। आखिर तुम ऐसा क्या सोच रही हो? क्या तुम यह बात मुझे बताना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं अपनी बातें तुम्हें नहीं बताऊंगी, तू किसको बताऊंगी? अरे तुम तो मेरे पति हो, मेरे भगवान के समान हो, तो मैं तुम्हें अपनी हर बातें बताऊंगी। मैं ये सोच रही हूं कि ये कोई साधारण गलती नहीं थी। इस हवेली में कोई है जो मालकिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इसीलिए मैंने मालकिन से कहा था कि आप चतुराई से और चौकन्नी होकर रहिए। हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हम बस अपना काम करें और चुपचाप रहें। और अगर हम लोग इन बातों में पड़े तो हो सकता है कि वह शख्स हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। अरे तुम कितने भोले हो। अरे अगर हमने अभी से समझदारी नहीं दिखाई तो आगे मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है इस साजिश के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, और तुम देखना कि तुम्हारी यह चतुर पत्नी उस राज को जरूर खोज निकालेगी, चाहे वो राज कितनी भी गहराई में छुपा हुआ हो। रघु चुप हो जाता है, लेकिन गौरी की आंखों में तेज चमक है। वह कुछ बड़ा सोच रही है, लेकिन रघु को बड़ा डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए जो रघु चाहकर भी नहीं देखना चाहता। गौरी हवेली का रहस्य पता करना चाहती थी तो वह सीधे किचन की ओर चल देती है। गौरी किचन में छुपकर बैठी रहती है। उसे उम्मीद है कि जो भी साजिश कर रहा है वो फिर से कुछ करने आएगा। तभी वहाँ एक नौकर आता है और अंधेरा ज्यादा होने पर वह गौरी को नहीं देख पाता, लेकिन गौरी उसके इंतजार में ही थी तो उसने उसे नौकर को देख लिया। नौकर को कहीं कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था तो वह खुद से कहता है, अरे यहाँ तो इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे जैसे तैसे करके मुझे मसाले वाला डिब्बा मिल जाए तो मैं उसमें जहर मिला देता हूँ और फिर मालकिन का काम खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर गौरी खड़ी हो जाती है और उससे तेज आवाज में रहती है, पकड़ लिया। अब बता तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा है? देख, तुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरी सारी बातें सुन ली थी। और पहले तू मुझे यह बात की, तू मालकिन को क्यों मारना चाहता है? अरे मैं तो यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि बिल्ली कहीं खाना खराब तो नहीं कर रही है, और मैं कुछ नहीं जानता। और मैं मालकिन को क्यों मारूंगा? मेरी मालकिन से क्या दुश्मनी है? झूठ मत बोलो। अगर मैंने ये बात मालकिन को बता दी तो तुम्हारी खैर नहीं। सच सच बताओ, तुमने मिठाई में जहर क्यों मिलाया था? आखिर तुम मालकिन को क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी मालकिन से क्या दुश्मनी है? अगर तुमने मुझे यह सारी बातें सच सच बता दी तो मैं किसी को कोई बात नहीं बताऊंगी। गौरी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह नौकर घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। डर के मारे वह कांपने लगता है और फिर धीरे धीरे सभी बातें गौरी को बताने लगता है। मुझे मजबूर किया गया था। कोई हवेली में मालकिन को मारना चाहता है, लेकिन मैं तो मजबूरी में ऐसा काम कर रहा था, और मेरी मालकिन से कोई दुश्मनी नहीं है। गौरी और चौंक जाती है,
लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ पूछे, बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह नौकर डर के मारे तेजी से भाग जाता है। गौरी तुरंत रघु के पास जाती है और रघु से कहती है, अब मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इस हवेली का सच सामने लाना ही होगा। अगर मैं इस राज को सबके सामने ला दिया तो मेरी इस घर में बहुत ज्यादा इज्जत होगी, और इस रहस्य के पीछे मालकिन की जान को भी खतरा है। इसके लिए मैं इस खतरे को जरूर उठाऊंगी और सच को सामने लाऊंगी। गौरी की बात सुनकर रघु को ऐसा लगता है कि अब गौरी बहुत बड़ा खतरा उठा रही है और उसे अपने चतुर पत्नी पर पूरा भरोसा भी होता है कि वह अपने काम में जरूर सफल होगी। अगले दिन सुबह होती है, लेकिन गौरी किसी को कोई बात नहीं बताती। वह तो अकेले उस राज को पता करने की कोशिश कर रही थी और अब वह रात होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जो शख्स मालकिन को मारना चाहता था वह रात में ही साजिश करेगा। रात होते ही दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे होते हैं। तभी रघु आश्चर्य से गौरी से कहता है, गौरी, ये सब छोड़ दे। अगर मालकिन को पता चला कि हम इस साजिश में दखल दे रहे हैं तो हमारी नौकरी भी जा सकती है, और यह नौकरी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें थोड़ा काम ही करना पड़ता है। अगर हमारी यहाँ नौकरी छूट गई तो हम लोग एक एक रोटी के लिए तड़पेंगे। अरे मेरे भोले राजा जी, अगर हम अभी सतर्क नहीं हुए तो कल हमारी जान भी जा सकती है। मैं इस हवेली के हर कोने पर नजर रखूंगी, और अगर इसका रहस्य मुझे पता चल गया तो देखना मालकिन हम लोगों पर कितना गर्व करेंगी और हम लोगों को कुछ न कुछ नाम भी देगी। और तुम यहाँ मत सोचना कि मैं यहाँ इनाम के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अरे नहीं, क्योंकि जो हमारा मालिक होता है वह हमारे भगवान के समान होता है। इसीलिए हम अपनी मालकिन को अपना भगवान मानती हूँ और मैं उनकी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन गौरी, तुम एक बात बताओ कि कल वह नौकर तुम्हारे पास से क्यों भाग गया था? क्या उसे भी कोई डरा रहा है? यही तो पता करना है। हवेली में कोई ऐसा है जो हमें दिख नहीं सकता, और उसे नौकर का भागना कोई आम काम नहीं था। उसके पीछे भी कुछ न कुछ बात जरूर होगी। रघु को गौरी की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह चुप रहना ही बेहतर समझता है। अगले दिन सुबह होते ही गौरी को एक गुप्त कमरे का पता चलता है, तो गौरी तुरंत उसे कमरे की ओर जाती है। गौरी उस कमरे के पास पहुंचती है तो उसे उस कमरे से आवाज सुनाई देती है। गौरी की आगे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं होती है, तो वह वहीं पर खड़े होकर उस कमरे के अंदर की सारी बातें सुनने लगती है। हमें जल्द ही अपना काम पूरा करना होगा, वरना सब चौकन्ने हो जाएंगे। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लेकिन फिर भी वह चुपचाप खड़ी रहती है। हमें काम जल्दी पूरा करना होगा। मालकिन का अंत अब ज्यादा दूर नहीं। मालकिन के अंत के बाद यह हवेली हमारी होगी, और फिर इस हवेली पर हम दोनों राज करेंगे। गौरी के होश उड़ जाते हैं। वह पीछे मुड़कर खड़े हुए थे, इसलिए गौरी उनका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि कोई हवेली पर कब्जा जमाने की साजिश रच रहा है। गौरी जल्दी से रसोई की तरफ दौड़ जाती है ताकि कोई उसे देख न ले। गौरी तो पहले रघु के पास जाती है और उसे बताती है, अरे जी, मैं इस हवेली का सबसे बड़ा राज जान लिया है और अब मैं उस राज को सबके सामने लाऊंगी। अरे, इस हवेली का तुमने कौन सा राज जान लिया है जो इतनी खुश हो और उसे सामने लाने की बात कर रही हो? हवेली पर किसी और की नजर है। कोई है जो मालकिन को मारना चाहता है और पूरी हवेली पर कब्जा करना चाहता है। हाय राम, हम अब क्या करेंगे? मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी की इस हवेली में अब क्या होने वाला है? हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगर हम सही समय पर मालकिन को आगाह कर पाए तो हम उनकी जान भी बचा सकते हैं और इस हवेली को भी किसी गलत इंसान के हाथों में जाने से रोक सकते हैं। और इस काम में चाहे जितना भी खतरा हो, लेकिन मैं उस खतरे को जरूर उठाऊंगी। रघु को अब भी डर लग रहा था, लेकिन गौरी के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ा हिम्मत दी।
अब गौरी को साजिश करने वालों की असली पहचान जाननी थी। रात के समय गौरी फिर से उसी गुप्त दरवाजे के पास जाती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती, रघु भी उसके साथ होता है। वे दोनों दरवाजे की छोटी दरार से अंदर झांकते हैं। अंदर दो लोग खड़े हैं। जैसे ही वे अपने चेहरे घुमाते हैं, गौरी और रघु चौंक जाते हैं। दरवाजे के अंदर खड़े लोग कोई और नहीं बल्कि हवेली के पुराने मैनेजर मोहनलाल और नौकर श्यामलाल थे। काम जल्दी करना होगा, अगर ज्यादा देर हुई तो हमारी साजिश किसी के कानों तक पहुंच सकती है। मैं तो कब से कह रहा था कि उस मालकिन को रास्ते से हटा दो, लेकिन तुमने ही बार बार इंतजार करने को कहा, और आपने एक बार भी हां कर दिया होता तो अब तक का काम खत्म हो चुका होता। इंतजार जरूरी था। हवेली पर कब्जा तभी होगा जब सबूतों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इस बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, मालकिन को खत्म करते समय कोई देख न ले। तुम चाहे उसके खाने में जहर क्यों ना मिला देना, लेकिन उसका काम खत्म होना ही चाहिए। गौरी और रघु की आंखें हैरानी से फैल जाती है। गौरी को अब यकीन हो गया कि यह कोई मामूली साजिश नहीं थी, बल्कि हवेली को हड़पने की योजना थी। अब क्या करें गौरी? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें भी मार डालेंगे। देखो गौरी, अगर सच को सामने लाना है तो हमें भी छुप कर रहना पड़ेगा इन लोगों से। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा रघु। हमें चालाकी से काम लेना होगा। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि खुद ये लोग फंस जाएं। लेकिन कैसे? और हम लोग ऐसा क्या करें कि ये हमारी चाल में आराम से फंस जाए? अगर ये लोग छुपकर वार करने की सोच रहे हैं तो हमें इन्हें खुले में लाना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है इनकी साजिश को खुद उनके सामने उजागर करना। यानी यह सारी सच्चाई लेकिन को पता होनी चाहिए, और उनकी यह साजिश उनके आंखों के सामने उन्हें दिखाई दे। रघु को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चतुराई पर भरोसा होता है। उसे अपनी पत्नी के चतुराई पर पूरा भरोसा होता है, क्योंकि वह जब से इस घर में आई है तब से न जाने कितने राज खोल चुकी है, लेकिन वह सभी राज अभी मालकिन को नहीं पता है। अगले दिन सुबह होते ही गौरी सबसे पहले मालकिन के पास जाती है। मालकिन अपने कक्ष में खड़ी होती है और फिर गौरी उनसे कहती है, मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। हाँ, बताओ क्या बात है जो बहुत जरूरी है? आपकी हवेली पर कोई और कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और आपकी जान को भी खतरा है। अब आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि खतरा आप पर उड़ रही रहा है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? अगर आपको यकीन नहीं तो आज और अभी मैं आपको वो सब दिखा सकती हूँ जो मैंने देखा, लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा। मधु देवी कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। दोनों दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। मालकिन मोहनलाल और श्यामलाल की बातें सुनने लगती है। देखो श्यामलाल, आज का यह दिन आखिरी है और आज की यह रात आखिरी है, और अगर आज मालकिन का काम खत्म कर दिया तो समझो इस हवेली पर हमारा ही राज होगा। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो? आज तो सब मेरे हाथ में है, क्योंकि आज मैं मालकिन को जहर खिलाकर ही मानूंगा। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर मालकिन को बहुत गुस्सा आता है और वह गौरी से कहती है, गौरी, तुम यहीं रुको, मैं अभी इन दोनों गद्दारों को इस घर से निकलती हूँ। मालकिन उन दोनों के सामने पहुँचती है तो वह दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी मालकिन चिल्लाती हुई उनसे कहती है, क्यों रे नमक हरामो, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा ऐसी साजिश रचते हुए? अरे पहले तुम दोनों मुझे यह बताओ कि तुम दोनों मुझे क्यों मारना चाहते थे? दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं और मालकिन की बातों का कुछ जवाब नहीं देते हैं। इस बात से मालकिन और भी गुस्सा हो जाती है और फिर उनसे कहती है, जाओ रे नमक हरामो, यहाँ से भाग जाओ, वरना घर के सभी नौकरों को बुलाकर तुम दोनों की बहुत पिटाई करवाऊंगी। अरे इस घर में रहते हुए मुझे मारना चाहते हो
और वह तो शुक्र है उस गोरी का जिसे तुम दोनों को या करते हुए देख लिया। अब यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर मधु देवी सभी नौकरों के सामने उन दोनों की सच्चाई बताती है और गौरी की शाबाशी करती है। पुराना मैनेजर मोहन लाल और नौकर श्याम लाल मुझे मारना चाहते थे, लेकिन समय पर गौरी ने सभी बातों का पता कर लिया और मुझे बचा लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज से गौरी मेरी तरह दूसरी मालकिन है और रघु इस घर का बेटा है। यह दोनों मेरे बहू बेटे बन चुके हैं। अब तुम लोगों को इनका भी आदेश मानना होगा। गौरी की बहादुरी देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और रघु भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी चतुर पत्नी ने उसकी मालकिन को बचा लिया था। उसकी मालकिन अब उसकी माँ बन चुकी थी